हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। क्या आप लोगों को पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो स्पर्म सेल या एग सेल बनता है वो सिर्फ मियोसिस से बनता है। अगर मैं प्लांट की बात करूँ, जो पोलन ग्रेन्स बनता है या एम्ब्रियो सेक वो माइटोसिस से बनता है। क्या आप लोगों को ये पता है? तो इसको जानने के लिए आज हम लोग फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसको जानेंगे। जो एनसीईआरटी ने रिप्रोडक्शन को 3 इवेंट में डिवाइड किया है। पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको देखेंगे। इसको देखने से पहले हमें क्लास 11 का एक मियोसिस और माइटोसिस का कॉन्सेप्ट है, इसको पहले पूरा देखना होगा ताकि फर्दर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरोजेनेसिस होगा इसमें मियोसिस और माइटोसिस आएगा, इसको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो चलिए मियोसिस और माइटोसिस देख लेते हैं। तो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मीन्स किसी चीज़ का इक्वल डिवीजन होगा और रिडक्शनल डिवीजन मीन्स किसी चीज़ का रिड्यूस होगा। अगर मैं यहाँ माइटोसिस को आप लोगों को डायग्राम से समझाऊँ तो यह 2n है, मतलब डिप्लॉयड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। आफ्टर माइटोसिस क्या होगा, 2 सेल में डिवाइड होगा तो इसमें भी 2n आ जाएगा, इसमें भी 2n। मान लो यहाँ 46 क्रोमोसोम है 23 पेयर में, तो आफ्टर माइटोसिस क्या होगा, इसमें भी 23 पेयर में 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे, इसमें भी सेम 23 पेयर में 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ अगर मियोसिस की बात करूँ तो मियोसिस में क्या होगा, पहले मियोसिस 1 होगा और फिर मियोसिस 2। तो यह जो डिप्लॉयड सेल है इसका पहले मियोसिस 1 होगा और 2 हैप्लॉयड सेल में डिवाइड होगा। ये 2n था, इसमें 1n आ गया, इसमें 1n जो मियोसिस 1 के बाद आएगा। जो 2 हैप्लॉयड सेल आ गए फिर इसका मियोसिस 2 होगा, जो कि एक काइंड ऑफ माइटोसिस भी हम लोग कह सकते हैं। तो यह एक हैप्लॉयड सेल है, इसका मियोसिस 2 होगा, इसके बाद 2 हैप्लॉयड सेल बनेंगे। सेम यहाँ हैप्लॉयड सेल है, इसका मियोसिस 2 के बाद 2 हैप्लॉयड सेल बनेंगे। अगर मैं आप लोगों को यह एक 46 क्रोमोसोम का एग्जांपल सेट करके बताऊँ, होमोलोगस क्रोमोसोम ये सब के बारे में ना बात करके, तो जो 46 क्रोमोसोम 23 पेयर में है इसमें 23 क्रोमोसोम आ जाएगा, इसमें भी 23 क्रोमोसोम आ जाएगा, लेकिन कोई पेयर में नहीं। यह 23, यह 23, फिर मियोसिस 2 होगा, होने के बाद ये जो 23 क्रोमोसोम है ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, इसमें 23 क्रोमोसोम होगा, इसमें 23 क्रोमोसोम। सेम यहाँ जो 23 क्रोमोसोम है इसका मियोसिस 2 के बाद यह 23 क्रोमोसोम आ जाएगा, यह 23 क्रोमोसोम आ जाएगा, इससे ही 4 हैप्लॉयड सेल बनेंगी। तो ये एक बेसिक मियोसिस और माइटोसिस का डिफरेंस है, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को स्टेमन के बारे में बताया था कि इसका एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फिलामेंट, और दूसरा एंथर पार्ट। ये जो एंथर पार्ट है ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यह एक लोब है, यह एक लोब, इसीलिए हम इसको बाइलोब या डाइथिकस कहते हैं। अगर मैं इसको काट करूं तो आप ये देख सकते हैं यह एक लोब है, यह एक लोब। अगर ये सिर्फ एक लोब का होता तो इसको हम मोनोथिकस कहते हैं। यह बाइलोब का है इसीलिए हम इसको डाइथिकस कह रहे हैं। ये जो 2 लोब है, हर लोब में क्या होता है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक होते हैं। तो 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इसीलिए हम इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। आप यह नीचे देख सकते हैं, एंथर इज यूजुअली बाइलोब और डाइथिकस। इस थिका हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब हर थिका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये फर्दर डेवलप होगा पोलन सेक में, और पोलन सेक से माइक्रोस्पोर बनेंगे जिसे हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस से पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये जो एंथर पार्ट है, अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये आप नीचे देख सकते हैं ये डायग्राम। ये ऊपर वाला जो डायग्राम है ये एक यंग एंथर का डायग्राम है और नीचे वाला ये एक मैच्योर एंथर का डायग्राम है। अगर मैं एक डिफरेंस बताऊँ यंग एंथर और मैच्योर एंथर के, आप ये देख सकते हैं जो मैच्योर एंथर है यहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहा है, लेकिन ये जो यंग एंथर है इसमें से कोई पोलन ग्रेन्स रिलीज नहीं हो रहा है। ये जो यंग एंथर है, अगर मैं इस पार्ट को जूम करूँ तो आप देख सकते हैं जो आउटर पार्ट है इसका नाम है एपिडर्मिस और ये प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरा जो बिगर सेल का होते हैं इसका नाम है एंडोथिशियम और ये डिहाइड्रेशन टू रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स, मतलब ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होने में हेल्प करता है, ये जो लेयर है। फिर जो
मिडिल लेयर है ये 1 to 6 लेयर के होते हैं, डिफरेंट एंथर में डिफरेंट लेयर के होते हैं। और ये एनसीईआरटी ने एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर तीनों को मिला के प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ये लिखा है। फिर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो स्पोरोजिनस सेल से मिलकर बनते हैं। इसमें से एक सेल होगा जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से फर्दर पोलन ग्रेस बनाएगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर जो टेप्टम पार्ट, ये आप देख सकते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इनमें जो इनर मोस्ट पार्ट है ये टेप्टम है और ये पोलन ग्रेन्स को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और ये जो मैच्योर एंथर में, यंग एंथर में जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेप्टम चारों पार्ट है। मैच्योर एंथर में सिर्फ एपिडर्मिस और एंडोथीशियम पार्ट होता है, मिडिल लेयर और टेप्टम ये दोनों यूज्ड अप हो जाते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे इन वॉल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर स्पोरोजिनस टिश्यू से बात करेंगे। ये जो वॉल लेयर है आप देख सकते हैं, जो एपिडर्मिस पार्ट है ये आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द एंथर और इसका प्रोटेक्शन का काम है। दूसरा आप देख सकते हैं जो एंडोथीशियम पार्ट है ये मेड अप ऑफ अल्फा सेलुलोज विद लिटिल पेक्टिन, मतलब इसमें अल्फा सेलुलोज होता है, पेक्टिन भी होता है, सम केसेस लिग्निन भी होता है। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब ये एयर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और इट हेल्प्स इन द डिहाइसेंस ऑफ द एंथर एंड डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स। मतलब ये डिहाइसेंस मतलब जब मैच्योर एंथर से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहा है, ये एंडोथीशियम के लेयर ब्रेक होके एंडोथीशियम लेयर का हेल्प है, ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर में रेंज फ्रॉम 1 to 6 और इन सम केसेस सेवरल मिडिल लेयर आर प्रेजेंट, मतलब ये अलग अलग एंथर में डिपेंड करता है किसमें कितने लेयर। और ये मिडिल लेयर डिजेनरेट एट द मैच्योरिटी ऑफ एंथर, मतलब क्या होगा जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, तो मैंने बताया था टेप्टम और मिडिल लेयर ये दोनों डिजेनरेट हो जाते हैं। फिर जो टेप्टम पार्ट, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एंथर प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, मतलब जो पोलन ग्रेन्स बन रहा होगा तो ये न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। ये टेप्टम इज ऑफ 2 टाइप, टेप्टम 2 टाइप्स ऑफ सेल के होते हैं, पहले सिक्रेटरी सेल, दूसरा एमीबॉइडल सेल। जो सिक्रेटरी सेल है ये सिक्रेट करता है स्पोरोस्पोलेनिन को, जो फर्दर क्या है पोलन ग्रेन्स के जो आउटर लेयर में एक्साइन लेयर है इसको बनाने में हेल्प करता है ये स्पोरोस्पोलेनिन। और जो एमीबॉइडल सेल है ये सिक्रेट करता है केलेज एंजाइम, मतलब क्या होगा जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद जो मियोसिस होगा और इसके बाद जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, इसमें केलोज एंजाइम एक माइक्रोस्पोर दूसरे माइक्रोस्पोर में विद द हेल्प ऑफ केलोज एंजाइम जुड़े रहते हैं। तो ये एक वॉल लेयर का बेसिक आइडिया आप लोगों को आ गया होगा। अब हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो स्पोरोजिनस सेल से कोई सारे सेल से मिलकर एक टिश्यू बनता है ऐसे ही। तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये एक डिप्लॉयड टिश्यू है, डिप्लॉयड है ट्वाइस है। तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। तो दिस पोलन मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। ये आप देख सकते हैं जो इसमें बहुत सारे स्पोरोजिनस जो टिश्यू है बहुत सारे सेल से मिलकर होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था इसमें से एक सेल होगा जो एक्ट एज पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें क्या होगा, पहले मियोसिस 1 होगा, होने के बाद 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर मियोसिस 2 होगा, होने के बाद 4 सेल में डिवाइड होगा, जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे हैं। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है आप देख सकते हैं एक दूसरे से जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ केलोज एंजाइम जो एमीबॉइडल सेल सिक्रीट करता है। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेट्रल, डेकुसेट, टी शेप और लिनियर। और दिस माइक्रोस्पोर सेपरेट आउट एंड प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, मतलब ये जो माइक्रोस्पोर है ये जब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो फर्दर क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन्स। तो हम लोग अभी देखते हैं कैसे डेवलपमेंट के बाद जो माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन्स कैसे प्रोड्यूस होता है। आफ्टर मियोसिस 4 एप्लाइड माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस व्हिच आर इंक्लोज्ड बाय द केलोजोआ। ये आप ऊपर में देख सकते हैं। मियोसिस के बाद क्या हुआ, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बने हैं, ये एक दूसरे जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ केलोज। तो क्या होगा, जब ये मैच्योर होने लगेगा ये माइक्रोस्पोर, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट the enzyme catalase degrade the wall between the microspore and the microspore separate to form pollen grains। जब क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर जब मैच्योर होने लगेगा तो ये केलेज डिग्रेड द वॉल, ये केलेज एंजाइम क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, एक वॉल में एक दूसरे से जुड़े हुए थे ये सेपरेट आउट हो जाएंगे और टू फॉर्म पोलन ग्रेन्स बनना शुरू हो जाएगा। द पोलन ग्रेन्स फर्दर डिवाइड टू फॉर्म 2 अनइक्वल सेल।
मतलब क्या होगा, ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स है हम लोग एक माइक्रोस्पोर से देखते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर है इसमें देख सकते हैं जो प्लांट के ऑर्गेनेली बिक्यूल आ गए, या बिक्यूल आने के बाद न्यूक्लियस क्या होगा, नीचे आ गए। इस न्यूक्लियस का क्या होगा, इस सेल का एसिमेट्रिक स्पिंडल, मतलब सिमेट्रिक मतलब 2 इक्वल डिवीजन, एसिमेट्रिक मतलब अनइक्वल डिवीजन। तो इसका क्या होगा, 2 अनइक्वल सेल। 2 अनइक्वल सेल की वजह से क्या होगा, एक बड़ा सेल जो वेजिटेटिव सेल बनेगा, एक छोटा सा सेल जेनरेटिव सेल। द लार्जर सेल इज द वेजिटेटिव सेल दैट फॉर्म्स द पोलन ट्यूब। मतलब ये जो वेजिटेटिव सेल है ये पोलन ट्यूब के ग्रोथ में हेल्प करेगा। और ये जो स्मॉलर सेल है जेनरेटिव सेल, ये जो आप देख सकते हैं जो जेनरेटिव सेल, ये क्या करेगा, जो मेल गेमेटोफाइट टू स्पर्म सेल को रिलीज करेगा। तो आप ये नीचे देख सकते हैं, द पोलन ग्रेन्स हैविंग द generative and vegetative cell is known as the 2-cell stage. In some plant like pollen grains is shaped 2-cell stage. मतलब क्या होगा, 60% एंजियोस्पर्म में 2-cell स्टेज में पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएगा। मतलब ये वेजिटेटिव सेल एक सेल, दूसरा जेनेटिव सेल, तो इसको इस पूरे सेल को हम 2-cell स्टेज कहते हैं। एक जेनेटिव सेल, एक जेनेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल। तो 60% एंजियोस्पर्म में इस स्टेज में पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएगा। इन सम अदर प्लांट्स लाइक जेनेटिव सेल डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म 2 मेल गेमेट और स्पर्म सेल। और कई सारे और 60 रेस्ट जो 40% एंजियोस्पर्म है, इनमें क्या होगा, जो जेनेटिव सेल है इसका फिर से एक बार माइटोसिस होगा। और आप देख सकते हैं एक जेनेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल। इस जेनेटिव सेल का क्या होगा, माइटोसिस होगा। होने के बाद क्या होगा, 2 और स्पर्म सेल बन जाएंगे। और ये जो स्पर्म सेल बनेंगे ये 3-cell स्टेज में 40% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, पोलन ग्रेन्स रिलीज होगा। तो आप देख सकते हैं एक जेनेटिव सेल, 2 स्पर्म सेल, तो टोटल हो गए 3-cell स्टेज। तो 60% एंजियोस्पर्म में 2-cell स्टेज में पोलन ग्रेन्स रिलीज होगा और रेस्ट 40% एंजियोस्पर्म में 3-cell स्टेज में पोलन ग्रेन्स रिलीज होगा। अब हम लोग एक पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पोलन ग्रेन इज द मेल गेमेटोफाइट। मतलब पोलन ग्रेन जो है इसको हम मेल गेमेटोफाइट कहते हैं, जैसे हम एम्ब्रायोसेक को फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। ए पोलन ग्रेन्स कंसिस्ट ऑफ एन इनर इंटाइन लेयर एंड आउटर एक्साइन लेयर। ये आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन्स में जो इनर लेयर है इसको हम इंटाइन कहते हैं, जो आउटर लेयर है इसको हम एक्साइन कहते हैं। द इंटाइन लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। जो इंटाइन है ये मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज, और जो एक्साइन लेयर है ये मेड अप ऑफ स्पोरोस पोलेनिन। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जो टेप्टा में 2 टाइप्स ऑफ सेल थे, इसमें से जो सिक्रेटरी सेल थे वो सिक्रेशन कर रहा था स्पोरोस पोलेनिन, जो एक्साइन लेयर को बना रहा था। और ये स्पोरोस पोलेनिन जो है ये रेजिस्टेंट टू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। इट इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल विच इज़ नॉट डिग्रेडेड बाई एल्काली एसिड और एनी अदर केमिकल। मतलब ये आज तक किसी भी केमिकल से ये डिग्रेड नहीं हुआ है, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पाया है। जामपोर आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन्स, द एक्साइन इज एब्सेंट ओवर द जामपोर। ये आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन्स के एक जगह जामपोर है या कोई एक्साइन लेयर नहीं है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज होता है। तो ये एक पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखेंगे कैसे डिहाइसेंस हो रहा था। द डिहाइसेंस ऑफ द ऑकास ड्यू टू एंडोथेलियम लेयर। मैंने आप लोगों को बताया था कि डिहाइसेंस में एंडोथेलियम लेयर का रूल है। द पॉइंट वेयर एंडोथेलियम लेयर ब्रेक इज नोन एज स्टोमियम। मतलब जहाँ से एंडोथेलियम लेयर ब्रेक हो रहा था इस लेयर का नाम है स्टोमियम। और पोलन ग्रेन्स स्टोमियम लेयर से रिलीज होता है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मिडिल लेयर और टेप्टम मेचर अंतर में नहीं होता, सिर्फ एपिडर्मिस और एंडोथेलियम होता है। तो ऐसे ही एंडोथेलियम लेयर स्टोमियम लेयर से पोलन। अब हम लोग कुछ नाम देख लेते हैं पोलन के बारे में। पहला पोलन एनर्जी। तो पोलन से पोलन एनर्जी भी होता है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, वाटरी आइज, etc। एक प्लांट है पार्थेनियम, जो इंडिया में इंपोर्टेड रूट के साथ आ गया था, और लोगों ने जब पार्थेनियम का पोलन इनहेल किया तो उनको एलर्जिक रिएक्शन देता है। दूसरा पोलन एज फूड सप्लीमेंट। पोलन एक रिच न्यूट्रिएंट है, तो इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। सम पोलन यूज्ड एज ए टेबलेट एंड सिरप। तो इसको एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को दिया जाता है टू इंक्रीज इन परफॉर्मेंस इम्प्रूव के लिए। तीसरा पोलन बैंक। पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड इन लिक्विड नाइट्रोजन, ताकि वो ख़राब ना हो और लेटर प्लांट ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर सकें। वायबिलिटी ऑफ पोलन। द एबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स टू जर्मिनेट। मतलब पोलन ग्रेन्स रिलीज होने के बाद कब तक जर्मिनेट कर सकता है। सम सीरियल सच एज राइस और व्हीट में पोलन ग्रेन्स 30 मिनट के अंदर लूज हो जाता है। और सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लिगुमिनेसी, सोलेनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी। मतलब इनमें मान तक वायबिलिटी रहता है।
अब हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं माइटोस्पोरोजेनेसिस की, ताकि एक स्टोरी बिल्डअप हो जाए। अब ये जो एंथर देख रहे हैं, एंथर के अंदर 4 माइटोस्पोरेंजिया है और हर माइटोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है जो स्पोरोजिनस सेल से मिलकर बनते हैं। और ये जो स्पोरोजिनस सेल है, इनमें से एक सेल में माइटोसिस होने के बाद क्या होगा, ये जो सेल है ये एक्ट एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल की तरह काम करेगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था। फिर ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, होने के बाद ये 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर मियोसिस 2 होगा और 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, जो विद द हेल्प ऑफ केलोज एंजाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर क्या होगा, केलोज एंजाइम डिग्रेड हो जाएगा, ये माइक्रोस्पोर अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये माइक्रोस्पोर क्या होगा, इसमें एक वेक्यूल आ जाएगा, वेक्यूल आने के बाद न्यूक्लियस नीचे चला जाएगा और इसके बाद पोलन माइटोसिस 1 होगा और पोलन माइटोसिस 2। मतलब ये जो माइक्रोस्पोर है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। पहले एक आनुक्लियल डिवीजन होगा, आनुक्लियल डिवीजन के बाद एक लार्ज सेल जो वेजिटेटिव सेल बनेगा और दूसरा जेनरेटिव सेल। तो देख सकते हैं ये एक 2 सेल स्टेज है, एक लार्ज सेल जो जेनरेटिव सेल और एक स्मॉल सेल जो एक लार्ज सेल जो वेजिटेटिव सेल और स्मॉल सेल जो जेनरेटिव सेल। तो एक 2 सेल स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स रिलीज होकर स्टिग्मा तक जाएगा और रेस्ट जो 40% एंजियोस्पर्म में इसमें पोलन माइटोसिस 2 होगा। होने के बाद जो जेनरेटिव सेल्स है इसमें और एक माइटोसिस होगा, होने के बाद 3 सेल स्टेज बन जाएगा और ये स्टिग्मा तक जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल देखेंगे जो गाइनेशियम पार्ट है, और मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद कैसे एम्ब्रायो सेक बनता है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।